हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत ऑटिज्म की बीमारी से ग्रसित बालक का शैक्षिक प्रावधान या शैक्षिक उपचार क्या किया जाए कि ऐसे बालक सही हो सके, यानी सामान्य दिनचर्या को संतुलित सही ढंग से वातावरण में एडजस्ट होते हुए अपनी जीवन यापन कर सकें, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऑटिज्म की जो बीमारी होती है या जो रोग होता है, इसमें बालक एकाएक सनकीपन हो जाना, एकाएक नर्वस हो जाना, एकाएक जो है अत्यधिक आक्रामक हो जाना, ऐसे बालक जो है समाज से अलग रहना पसंद करते हैं, अपनी इच्छा को ही दृढ़ मानते हैं, परिवर्तन के बिल्कुल विरोध में होते हैं। ऐसी जो बीमारियों से ग्रसित बालक होते हैं उसी को हम ऑटिज्म कहते हैं। इसका विशेष अर्थ बताया जा चुका है, पिछले वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपके सब्जेक्ट का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें खोज करके पढ़ लीजिए। डिटेल में अर्थ बता चुका था। उस जो बीमारी से ग्रसित जो बालक है उस बालक को कैसा शैक्षिक प्रावधान दिया जाए। यद्यपि चिकित्सा है, जैसे मनोचिकित्सक के पास आप ले गए, उसका उपचार भी कराया जाता है, उपचार भी होता है, लेकिन हम लोग शैक्षिक दृष्टिकोण से ही इसका अध्ययन करेंगे। ऐसे बालकों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रख करके इसका शैक्षिक प्रावधान इस प्रकार से किया जाता है कि वह संतुलित स्वस्थ ढंग से सोच समझ सके, व्यवहार कर सके। तो आइए उस शैक्षिक प्रावधान के विषय में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला है, अगर हम बात करें रसेल ने बताया कि जो ऑटिज्म से ग्रसित अगर बालक है, शिक्षक उसकी पहचान कर लिया है तो सामान्यतः उसे 4 से 6 वर्ष के ही बीच में ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि वह बालक सही ढंग से व्यवहार करने लगे। इनका जो अधिगम है, इनका जो अनुभव है और इन्होंने जो अपने क्षेत्रों में शोध किया, उसमें इन्होंने बताया कि 4 से 6 वर्ष की अवस्था में 10 से लेकर 20% बालक जो स्वालीनता या ऑटिज्म की बीमारी का जो शिकार हैं वे सुधार उसमें किया जा सकता है। अन्य आगे की अवस्थाओं में जैसा जैसा वो प्रबुद्ध होता जाएगा वैसा उसमें सुधार किया जा सकता है। इन्होंने अपने शोध के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया। आगे हम बात करें तो ऐसे बालकों के लिए शैक्षणिक हस्तक्षेप का तात्पर्य यह है कि ऐसे बालकों का शैक्षिक व्यवस्था में ही सतर्कता बरतनी चाहिए, यानी उसके शैक्षिक उपलब्धि में, उसके शैक्षिक पढ़ने के ढंग में, उसके समझने के ढंग के आधार पर, उसका विशेष पाठ्यक्रम के आधार पर, या ऐसे बालकों को पहचान लेने के बाद उसके विशेष कमियों को दूर करने संबंधी बातों को बताकर, किसी बात के महत्व को समझाकर, या अन्य सहपाठियों को, उसके संग पढ़ने वाले अन्य सहपाठियों को अध्यापक शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से निर्देश दे करके ऐसे बालकों के सुधारने में सहयोग प्रदान करके इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से ऐसे बालकों को सुधारा जा सकता है। या ऐसे बालकों की मानसिक क्षमता, योग्यता, यद्यपि ऐसे बालक मानसिक मंदित ही अधिकांश बालक देखे जाते हैं, तो ऐसे बालकों को उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपयुक्त शैक्षिक गतिविधियों का निर्माण करते हुए सिखाया पढ़ाया जाए तो ये जो है इनमें सुधार होता है। आगे अगर हम बात करें व्यवहार का परिमार्जन का मतलब होता है व्यवहार में सुधार करके। ऐसे बालकों के अगर कोई आक्रामक का व्यवहार दिखता है या क्रोध का व्यवहार दिखता है उसका, या अत्यधिक डर का व्यवहार वो करता है, या ऐसे बालक जो है अत्यधिक समाज से भागते हैं या दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते, अकेले में रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे बालकों में धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अध्यापक को ज्ञान के माध्यम से, उसके सहपाठियों से सहयोग लेकर के, घर के लोगों को परामर्श दे करके, निर्देश दे करके ऐसे बालकों को अकेले में आप न छोड़ें, नहीं तो आगे चल करके यह बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होगी। तो ऐसे बालकों के व्यवहार में सुधार करने संबंधी, ये व्यवहार गलत कैसे है, ये व्यवहार सही कैसे है, इनको अंतर बता करके, समझा करके, पढ़ा करके, दिखा करके जो है उनमें व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार किया जाए तो वह ऐसे बालकों में सुधार किया जा सकता है। यानी ऐसे ढंग का शैक्षिक प्रारूप निर्माण कर दिया जाए तो ऐसे बालकों के व्यवहार जो है एकाएक सनकीपन होना, या अत्यधिक क्रोधित होना, या अत्यधिक अपने आप का बाल नोचना, ये सब बातों में धीरे धीरे नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ वर्षों में वह सुधार होते होते सही हो जाता है, या गलत व्यवहार की सीमा में कमी हो जाती है।
आगे चलें, पाठ्य सहगामी क्रिया। ऐसे जो पाठ्य सहगामी क्रिया का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे विषय वस्तु जब पढ़ाई जाती है तो उसके अलावा प्रैक्टिकल है, उसका प्रयोग है, समाज में उसका भ्रमण है, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, खेल का कार्यक्रम है, स्काउट गाइड है, एनसीसी है। इस प्रकार से अनेक जो है पाठ्यक्रम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए चलते हैं ताकि उस विषय के माध्यम से पूर्ण ज्ञान दिया जा सके या उसके व्यक्तित्व को सही दिशा में पहचान करके उसके विकास का अवसर प्रदान किया जा सके। ऐसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ऐसे बालकों को शामिल करना चाहिए, जानबूझ करके शामिल करना चाहिए, प्रोत्साहन दे करके शामिल करना चाहिए कि आप ऐसे हो। जैसे जिस बालक को बहुत ज़्यादा क्रोध आता हो तो उसे खेल में शामिल कर दीजिए, तो खेल में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे उसका क्रोध कंट्रोल हो जाए, क्योंकि उसमें नियम का फॉलो करना पड़ता है, एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर उसका धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाता है। या अत्यधिक बालक को क्रोध आता है तो गाड़ी चलाने को दीजिए। क्रोध में क्या करेगा, यदि वो गाड़ी चलाएगा तो 2-4 बार मार खाने पे तो सुधर ही जाएगा। कहने का ये तात्पर्य है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम में अगर उसको शामिल कर दिया जाए, जो विभिन्न एक्टिविटीज़ होते हैं विद्यालयों में, अगर उस कार्य में, नाटक में, संगीत में इत्यादि में उसको शामिल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती शामिल किया जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो अलग व्यवहार है वो कम होने लगता है। वह सबसे घुल मिल करके सबके व्यवहार को देख करके सीखने लगता है। उसकी जो रुचि एकाकीपन वाली है वह रुचि सामाजिक होने लगती है। तो इसके माध्यम से ऐसी शैक्षिक व्यवस्था करना चाहिए ताकि उसका जो है स्वालीनता की जो बीमारी है वो कम हो सके। आगे है सामाजिक व्यवहार। वह समाज से कट के रहना चाहता है, वो समाज से पसंद नहीं करता, अकेले में रहना चाहता है, तो सामाजिक कार्यों में उसे भाग लेना, सामाजिक कार्यों में उसे इन्वॉल्व करना, सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, वैवाहिक समारोह या क्रियाकलापों में उसे जानबूझ करके शामिल कराना, ताकि वह जो है ऐसे बालक समाज से मिलने में, व्यवहार करने में झिझक जो हो रही है या एकाकीपन जो महसूस कर रहा है वो न हो। तो ये सब प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जितना ही आप ध्यान दे करके ऐसे बालकों को अगर अध्यापक करवाता है या घर के अभिभावक को निर्देश दे करके ऐसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देता है, तो वह जो है इसके अंदर जो स्वालीनता की जो समस्या है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। वह धीरे धीरे वह अपना जो है सीखने लगता है, उसके अंदर वह कमी दूर होने लगती है। क्योंकि एक प्रकार से स्वालीनता जो है एक सोच की बीमारी है। ये क्या है, स्वालीनता क्या है, एक प्रकार के साइकोलॉजिकल बीमारी है, सोच की बीमारी है, जिसमें वो धारणा बना लेता है, जल्दी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। जैसे गरीब लोग क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं कि हम गरीब हैं, गरीब रहेंगे, तो वो इसकी धारणा है, एक बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। गरीब अगर डेली कर्म करे तो वह और सही कर्म करे, सत्य बोले तो निश्चित एक दिन गरीबी को दूर कर लेगा। सत्य कामचोर नहीं बोल सकता, सत्य छल कपट वाले नहीं बोल सकते। तो ये है बात। अगर हम शैक्षिक वातावरण की बात करें तो शैक्षिक वातावरण का तात्पर्य यह है कि ऐसे बालकों को पढ़ने का उचित स्वरूप विद्यालय में ही प्रदान किया जाना चाहिए, वैसा वातावरण, वैसा व्यवस्था देना चाहिए। अगर ऐसा बालक ज़्यादा स्वालीनता की बीमारी से ग्रसित है तो विशेष विद्यालय देना चाहिए, आवासीय विद्यालय देना चाहिए, विशेष अध्यापक देना चाहिए या विशेष अध्यापक का प्रावधान करना चाहिए। तो उसको शैक्षिक वातावरण प्रदान करें, घर के सदस्यों को निर्देश दें, घर के सदस्यों को निर्देश देते हुए वैसा घर में परिस्थिति निर्मित करने का जो है निर्देश दें या वातावरण बनाने पर बल दें, ताकि जो है वो बालक घर में और विद्यालय दोनों में शैक्षिक अनुकूल वातावरण पाएगा। तो वह अध्ययन के साथ जब वह स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करके उचित अनुचित का निर्णय करने लगेगा तो वह सब बीमारियाँ कम हो जाती हैं या वैसा व्यवहार, गलत व्यवहार घटने लगता है, वो अच्छा हो जाता है। आगे है कौशलात्मक या कलात्मक परीक्षण। कौशलात्मक एवं कलात्मक, जैसे कलात्मक जैसे संगीत है, तबला बजाना है, ढोलक बजाना है, गाना है, नाचना है। कौशलात्मक जैसे प्रशिक्षण टाइप का, एक प्रकार से हाथ का प्रशिक्षण जो कताई बुनाई कढ़ाई से संबंधित होता है, चित्रकला इत्यादि का जो प्रशिक्षण है, यानी कलात्मक और कौशलात्मक ऐसे बालकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि ऐसे बालकों को जब
जैसे मानसिक रूप से अगर मंदित बालक इस समस्या से ग्रसित तो होते ही ज़्यादातर ऐसे देखने को मिलता है। तो उनको जो है कोई चीज़ बार बार अभ्यास कराने के ही माध्यम से उसे सिखाया जा सकता है। तो इन सब गतिविधियों को, कलात्मक और कौशलात्मक गतिविधियों को अगर उसे सिखाने पर बल दिया जाए तो वह जो है बालक बार बार अभ्यास के माध्यम से उसे सीख भी लेता है, साथ ही कुछ समय में वह आत्मनिर्भर या अपनी जीविका चलाने में सफल भी होता है। और ये सब कौशलात्मक और कलात्मक ऐसी गतिविधियाँ होती हैं कि जो उसे धीरे धीरे अनुभव, समझ और उस पर अपने विचार के माध्यम से उसे सिखाने, नियंत्रित करने और सही दिशा में व्यवहार करने की गतिविधि को आसानी से सिखाया जा सकता है। तो इस सब बातों से संबंधित भी उसे शिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिए। आगे है परामर्श एवं निर्देशन। ऐसे बालकों के संदर्भ में अभिभावकों को चाहिए या अध्यापक को चाहिए कि अपने से अधिक ज्ञानी से या स्पेशलाइट या विशिष्ट शिक्षकों को समय समय पर आमंत्रित करना चाहिए। विद्यालयों में ऐसे बालकों के पढ़ाई के संदर्भ में, व्यवहार के संदर्भ में प्रश्न रखते हुए परामर्श लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए और अभिभावकों को उचित निर्देश देना चाहिए, ताकि ऐसे बालकों को सही दिशा में वैज्ञानिक गतिविधियों, नियमों, सिद्धांतों, क्रियाकलापों इत्यादि के माध्यम से सही दिशा में मोड़ा जा सके या इसकी मानसिक समस्या को या अनावश्यक गलत व्यवहार को नियंत्रित कम करते हुए उसमें सुधार किया जा सके। तो परामर्श और निर्देशन अध्यापक अभिभावकों को भी दे और अध्यापक अपने से विशेष अध्यापकों से भी प्राप्त करे, ताकि ऐसे बालकों में उपयुक्त व्यवहारिक, नैतिक, वैज्ञानिक, क्रियाकलाप संबंधी ज्ञान का निर्देश और परामर्श दिया जा सके और उनमें उपयुक्त अवस्था के अनुसार सुधार किया जा सके, ताकि ये जो मानसिक समस्या है, जो संवेगात्मक समस्या है, जो व्यवहारिक समस्या है, उन सबको दूर किया जा सके या उन समस्याओं को अत्यंत कम कर दिया जा सके या समाप्त किया जा सके, ताकि ऐसे बालक भी एक सामाजिक जीवन, एक सामाजिकरण की प्रक्रिया में आते हुए अपने आप को समाज से जोड़ सके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे स्वालीनता से ग्रसित बालक को किस प्रकार का शैक्षिक प्रावधान करना चाहिए, किस प्रकार से शैक्षिक उपचार करते हुए उसके व्यवहार में सुधार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।